Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we will continue with our relation and function part 13. आज हम रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 13 के साथ कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसके एग्जांपल। जहां तक प्रीवियस सेशन की बात है, प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था? प्रीवियस सेशन में हमने रिलेशन एंड फंक्शन की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट की थी। अब जहां तक पूरे क्लास 12 के कोर्स की बात है, कोर्स की प्लेलिस्ट की बात है, तो पूरे क्लास 12 के कोर्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, सैंपल पेपर, पूरे कोर्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे कोर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि जो भी मैं क्लास अपलोड करूँ आपको उसकी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। तो देखो ये एग्जाम्पल 1 क्या है आपका? एग्जाम्पल 1 इज लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉय स्कूल। अब यहाँ पे पहली चीज आपको जो क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये बॉय स्कूल है, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज द सिस्टर ऑफ बी इज द एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता है, मींस रिलेशन इज इक्वल टू 5। और आपको देख के समझ में भी आ रहा होगा कि ये एम्प्टी रिलेशन है। कैसे? ये बॉय स्कूल है तो सिस्टर का तो मतलब ही नहीं बनता। समझ में आ रही है मेरी बात? इसके बाद आगे क्या बोला गया आपको? आर डैश, देयर इज अनदर रिलेशन आर डैश which is equal to AB such that the difference between the height of A and B is less than 3 मीटर। और ये आपका एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ये आपका कैसा रिलेशन है? एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन आर, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी such that A is such that A is sister of B। यही आपको दिया गया है, A is sister of B, राइट। तो देखो यहाँ तो आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखोगे क्लियरली क्लियरली आर इज एन clearly R is an empty relation, clearly R is an empty relation। Why? Because given set A is a set of all students of boys school, that is there is no girl, so there can't be any sister, इस तरह से आप इसको रीजन दे सकते हो इसका, ठीक है भैया। ए जो सेट है वो बॉय स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट है, तो वहां अगर बॉय स्कूल है तो देर इज नो गर्ल, सो देर कांट बी एनी सिस्टर। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। दैट इज आर इज इक्वल टू 5। तो आर किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्या पूछा गया आपको? नेक्स्ट पार्ट इज आर डैश, सेकेंड रिलेशन है आर डैश AB such that the difference between height of A and B is less than 3 मीटर is the universal relation। क्या कहा जा रहा है आपको? यूनिवर्सल रिलेशन। तो पहले आप ये समझो कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो अगर मैं यूनिवर्सल रिलेशन की बात करता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं यूनिवर्सल रिलेशन, अब इसको क्या एग्जांपल से समझते हैं। से वी आर हैविंग सेट 1 2, एक सेट है हमारे पास ए जिसमें एलिमेंट है 1 2। अब अगर मैं ए क्रॉस ए फाइंड करता हूं, ए क्रॉस ए, तो क्या हो जाएगा? 1 2 क्रॉस 1 2, 1 2 क्रॉस 1 2। व्हाट वी विल हैव? 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये जो है आपका, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। दिस इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स होते हैं। समझ में आ रही है बात? यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट होते हैं। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। जहां तक हमारे क्वेश्चन की बात है, उसमें जो जिस रिलेशन की बात की जा रही है दैट इज आर डैश। इसमें जिस रिलेशन की बात की जा रही है वो है आर डैश। वो क्या है?
आर डैश, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये क्या होगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अब देखो इसमें बात क्या की जा रही है, इसमें बात ये की जा रही है कि आर डैश में जो दो एलिमेंट ए बी है उनके बीच में क्या रिलेशन है, कि उनकी जो हाइट का डिफरेंस है वो 3 मीटर है। उनकी जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है, 3 मीटर। तो पहले तो मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको ये बता देता हूं कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 अप्रोक्स। 1 मीटर में इतने फुट होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम 3 मीटर को कैलकुलेट करते हैं, 3 मीटर को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 9.843 अप्रोक्स। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको ये कहा जा रहा है कि कोई भी दो स्टूडेंट होंगे या कोई भी दो पर्सन होंगे, कोई भी दो पर्सन होंगे, उनकी जो हाइट का डिफरेंस होगा, उनकी जो हाइट का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 3 मीटर होगा। तो भैया आप देख लो, कोई भी आप दो पर्सन ले लो ए और बी, उनकी हाइट का डिफरेंस हमेशा आपको 3 मीटर से कम ही मिलेगा, क्योंकि 3 मीटर का मतलब 9 फुट। मान लो एक एक नॉर्मल, एक बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट सिनेरियो मान लेते हैं किसी एक पर्सन की हाइट 6 फुट है और मान लो इसकी हाइट 4 फुट है, तो भी इनकी हाइट का डिफरेंस कितना हो गया, 2 फुट और 3 मीटर। और यहाँ पर बात हो रही है 9 फुट से कम, तो 9 फुट से कम ही आएगा ना। किसी भी सिनेरियो में चले जाओ, दो पर्सन, कोई भी दो पर्सन ले लो, उनकी हाइट का डिफरेंस आपको 9 फुट से कम ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? उनकी हाइट का जो डिफरेंस है आपको 9 फुट से कम ही देखने को मिलेगा। ये क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, here r dash, here r dash is equal to ab such that the difference between height of a and b is less than 3 मीटर। तो 3 मीटर का मतलब अप्रोक्सीमेटली 9.8, अप्रोक्सीमेटली 9.8 फुट की बात हो रही है। 9.8 फुट की बात हो रही है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो आप क्या कहोगे? क्लियरली आर डैश is a universal relation, right? Why? Because difference between because difference between because difference between height of because difference between height of, अब यहां पर बात हो रही थी स्टूडेंट्स की, तो हाइट ऑफ एनी या हाइट ऑफ टू स्टूडेंट, हाइट ऑफ एनी टू स्टूडेंट, हाइट ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स is less than 3 meter. That is r dash is equal to a cross a. R dash is equal to a cross a. Is it clear? ठीक है. I hope the question is clear to you. Let's move to the next question. Next question is example 2. And example 2 is let T be the set of all triangle in a plane with R is a relation in T given by R is equal to T1 T2 such that T1 is congruent to T2. Show that R is an equivalence relation. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं कॉन्ग्रुएंसी की, जैसे कि मान लो ये एक ट्राइंगल है आपका एबीसी, ए बी सी, एंड देयर इज अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनके एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, जैसे कि मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। इसी तरह से ये एंगल 4 है आपका, ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 1 आपका एंगल 4 के इक्वल होगा
एंगल 2 आपका एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 3 आपका एंगल 6 के इक्वल होगा। मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे आपके वो इक्वल होने चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, जैसे कि ए बी जो है आपका वो किसके इक्वल होना चाहिए, पी क्यू के। बीसी जो है आपका वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू आर के। और आपका एसी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पी आर के। एसी आपका इक्वल होना चाहिए पी आर के। तब हम कहते हैं कि ट्राइंगल अगर ऐसा है तो ट्राइंगल ए बी सी जो है आपका वो दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये आप ऑलरेडी क्लास 9 में अच्छे से पढ़ चुके, ठीक है, और मैंने आपको एक बार रिवाइज भी करवा। फिर बात हो रही है इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हमें प्रूव करना है। अगर हमें प्रूव करना है कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस हो तो हमें यह शो करना होगा कि वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव के लिए हमें शो करना होगा हर एलिमेंट की इमेज खुद के साथ है। सिमेट्रिक के लिए हमें शो करना होगा कि अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग करेगा। रिफ्लेक्सिव में जो भी सेट में एलिमेंट होंगे उसकी इमेज खुद के साथ होनी चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव का केस स्पेशल होता है। इसमें पहले तो दो गिवन कंडीशन होनी चाहिए कि ए बी जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बीसी जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। और अगर ऐसा है तो कंडीशन फिर क्या होती है कि फिर ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। ये क्लियर हो गया। तो हमें ये सारी चीजें प्रूव कर, तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो सॉल्यूशन मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव। तो देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कहा गया क्वेश्चन में, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो रिफ्लेक्सिव में हमें देखो T1 T2 की जगह अगर मैं लेता हूं तो मुझे क्या करना है, ऐसे ये T1 है तो मुझे T2 की जगह भी T1 को रखना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या कहा आपको, लेट T1 बिलोंग्स टू T। यहां पर जो T1 है वो किसको बिलोंग कर रहा है, T को। which implies T1 is T1 is congruent to T1। भाई कोई भी ट्राइंगल जो है वो अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही ना। जैसे कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इसके खुद के इक्वल होंगे और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसकी खुद की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगी। यानी कि कोई भी जो ट्राइंगल है वो अपने आप के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। कोई भी ट्राइंगल जो है अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हमने यही कहा कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। बिकॉज बिकॉज एवरी ट्राइंगल because every triangle is related to because every triangle is related to itself। हर ट्राइंगल जो है अपने आप से क्या होता है, रिलेटेड होता है। which implies T1 T1 belongs to R, therefore R is reflexive, therefore R is reflexive। क्लियर हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आपको। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक है। प्रूव करना ही पड़ेगा, हमें प्रूव करना है। चेक नहीं करने के लिए क्या क्या शो, अगर शो वाला क्वेश्चन होता जैसे कि मिसलिनियस का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो मैंने वहां भी आपको बताया था, और वो क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको लिखा गया कि शो तो आपको उसको प्रूव करके ही दिखाना है। चेक करने के लिए कहा जा रहा है, फिर हम चेक करते हैं। चेक करने में हम ये देखते हैं कि वो क्या वो कंडीशन हर जगह वैलिड है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या है, लेट T1 let T1 T2 belongs to T। let T1 T2 belongs to T, therefore T1 T2 belongs to the relation, which implies T1 is congruent to T2। ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन ही है।
कि T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन है, मीन्स आपको गिवन है कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आप। अब हमें प्रूव करना है कि बी ए जो है वो भी बिलोंग करेगा। तो देखो अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब अगर ए बी बिलोंग कर रहा है यहाँ तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब विच इंप्लाइज T2 is T2 is congruent to T1। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो T2 T1 है, T2 T1, ये भी हमारा रिलेशन को क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। दैट इज R इज, जो हमारा रिलेशन है वो क्या है? वो सिमेट्रिक है। दैट इज R इज सिमेट्रिक। ये बात समझ में आ रही है? दैट इज R इज सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में हमें पहले कंडीशन लिखनी होती है। ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव में क्या होगा? लेट T1 T2 और साथ में हम लेंगे T3 बिकॉज ए बी सी बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R। ठीक है, देन देयरफॉर T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। भाई अगर ये तीनों ट्राइंगल गिवन रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा कि ए बी जो है वो भी R को बिलोंग करेगा और ये जो BC है ये भी बिलोंग करेगा। भाई तीनों ही बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी भी बिलोंग कर रहा है BC। तो कंडीशन तो आपने, जो गिवन कंडीशन है वो आपने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ये कह रहे हो कि T1 T2 जो है वो R को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज T1 is congruent to T2 एंड अगर T2 T3 बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? T2 is congruent to T3। T2 is congruent to T3। ये भी क्लियर हो गया? अब देखो आप ये कह रहे हो कि T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के, ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। और यहां हमने कहा एज पर गिवन कंडीशन की जो T2 है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट है। भाई अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके, तो ये दोनों भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इट इम्प्लाइज T1 इज congruent to T3 and which implies T1 T3 belongs to R। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो AC एलिमेंट है वो R को बिलोंग कर रहा है एंड विच इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव, विच इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, therefore R is transitive and hence R is an equivalence relation। Hence R is an equivalence relation। Is it clear? ठीक है, I hope the question is clear to you। Let's move to the next question। Now next example is example 3। Example 3 is let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2। भाई L एक सेट है आपका जिसमें लाइंस है इन अ प्लेन और यहाँ पे बात की जा रही है जो रिलेशन है लाइंस के बीच में, दो लाइंस के बीच में रिलेशन ये है कि एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। अब आपको शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक होगा बट ना ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, बट प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या करना है आपको? गिवन रिलेशन को लिखना है। तो R इज इक्वल टू क्या है? R is a relation between L1 and L2 such that L1 is perpendicular to L2।
सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो लेट L1 बिलोंग्स टू L, विच इम्प्लाइज, अब एक बात बताओ, क्या एक लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है? एक लाइन जो होती है वो खुद के पैरेलल होती है। एक लाइन जो होती है वो अपने आप के परपेंडिकुलर होती है, एक लाइन अपने आप के एक लाइन जो होती है वो अपने आप के पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं L1 यहाँ पे भी L1 और L1 लिखता हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1? नहीं, बिकॉज एक लाइन जो होती है वो अपने आप के, अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ नॉट परपेंडिकुलर। अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, पहले आप लिखोगे वी नो दैट, या बिकॉज अ लाइन इज पैरेलल टू, a line is parallel to itself not perpendicular to itself. A line is perpendicular to itself not perpendicular to itself, not perpendicular to itself। इसका क्या मतलब हुआ? It means which implies L1 comma L1 not belongs to R। समझ में आ रहा है? ठीक है, that is L1 is not perpendicular to L1, to L1, therefore R is not reflexive, therefore R is not reflexive। R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होगा? लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू L। ठीक है, भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये दोनों लाइंस जो है वो L को बिलोंग करिए, सेट ऑफ अ लाइन। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, विच इंप्लाइज L1 is perpendicular, L1 is perpendicular to L2। अब एक बात बताओ, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये लाइन L1 है which is perpendicular to L2, तो यही चीज मैं L2 और L1 के लिए भी कह सकता हूँ। भाई L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L1 भी तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ? इट इम्प्लाइज L2 is perpendicular to L1, L2 is perpendicular to L1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है तो आपने ये प्रूव कर दिया कि जो L2 L1 है ये भी बिलोंग कर रहा है R को, एंड दैट इज सिमेट्रिक, दैट इज सिमेट्रिक। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन है हमारा वो कैसा है? सिमेट्रिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में क्या होगा? लेट, पहले तो आपको तीन एलिमेंट्स लेने हैं, L1 L2 और L3। हमने ये मान लिया ये तीनों ही एलिमेंट जो किसको बिलोंग कर रहे हैं? L को, सेट ऑफ ए लाइंस। ठीक है, अब अगर तीनों बिलोंग कर रहे हैं तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? अगर मैं लेता हूं कि L1 जो है, L1 और L2 वो R से रिलेटेड है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, तो L3 भी तो इसका पार्ट है। इसका मतलब एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। भाई ट्रांजिटिव के लिए जो दो कंडीशन होती है, ये हो गया आपका AB और BC। पहले तो ये दो कंडीशन होना जरूरी है, तो आपने यहाँ पे दो कंडीशन हमने बना दी कि AB जो है वो भी R को बिलोंग कर रहा है और BC कर रहा है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें क्या चेक करना है कि क्या AC बिलोंग कर रहा है R को। भाई आप ये कह रहे हो कि जो L1 है आपका, आप ये कह रहे हो कि जो L1 है वो L2 के परपेंडिकुलर है, जैसे कि ये आपका हो गया, ये हो गया L2 और ये हो गया L1। फिर आप ये कह रहे हो कि L2 और L3 भी रिलेटेड है, इसका मतलब L2 जो है L3 के भी परपेंडिकुलर है। L2 जो है वो किसके परपेंडिकुलर है? L3। तो इसको मैं L2 ले लेता हूँ, इसको मैं L2 ले लेता हूँ, इसको मैं L1 ले लेता हूँ। अब L2 जो है वो L3 के भी परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया L3।
L2 जो है वो L3 के क्या है, परपेंडिकुलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये हो गया L1 और ये हो गया आपका L2, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसी चीज को आप ऐसे, अगर अब मैं इसको ऐसे लिखूं, ये L2 और ये L, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि L1 L2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर आपको आपको कहा जा रहा है, फिर हमने ये कहा कि L2 L3 से भी रिलेटेड है। इसका मतलब ये जो L2 है, ये जो L2 जो कॉमन लाइन है, इसको आपने परपेंडिकुलर लेना है इस तरह से। अब जो L2 है वो L3 के भी परपेंडिकुलर है, तो यहां मैंने L3 को ले लिया, L3। अब आप ये बताओ, क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है? नहीं। इसका मतलब जो हमारा AC है, जो हमारा AC है वो रिलेटेड नहीं है, जो हमारा AC है वो रिलेटेड नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। पहले तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ विच इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, राइट। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। बट L1 is not, L1 is not perpendicular, but L1 is not perpendicular to L3, which implies L1 comma L3 is not related to R, not belongs to R. And what does it mean? That is R is not transitive. That is R is not transitive. ये बात समझ में आ रही है? तो आपने प्रूव कर दिया, hence given relation R is symmetric, but neither reflexive, nor transitive। ना ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव। इज इट क्लियर? ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 4। अगेन आपको शो करना है, क्या शो करना है कि रिलेशन आर इन द सेट, दिस इज द गिवन सेट, दैट द गिवन सेट बी ए। और इस सेट का रिलेशन क्या है, इस सेट से क्या रिलेशन बन रहा है, इस सेट से रिलेशन बन रहा है 1 1 2 2 3 3 1 2, ये रिलेशन बन रहा है। अब आपको कहा जा रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो देखो रिफ्लेक्सिव का, बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज खुद के साथ बन रही है। जैसे 1 की इमेज 1 के साथ बन रही है, 2 की इमेज 2 के साथ बन रही है, 3 की इमेज 3 के साथ बन रही है। फिर कहा जा रहा है सिमेट्रिक नहीं है, बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब सिमेट्रिक नहीं है, देखो 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, ऐसे 2 3 तो है लेकिन 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। फिर आपको कहा जा रहा है ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी चेक कर लो। अगर 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। क्या यहाँ पर 1 3 दिखाई दे रहा है? ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्वेश्चन तो हमारा यहीं से क्लियर हो गया। अब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से दैट गिवन सेट इज ए, लेट ए बी द गिवन सेट which is equal to 1 2 3, which is equal to 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद फिर जो गिवन रिलेशन है उसको लिखो। तो R इज इक्वल टू क्या है, 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब पहले हमें बात करनी है, पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो आप क्या कहोगे, रिफ्लेक्सिव। क्लियरली R is reflexive. Clearly R is reflexive. Why? Because A comma A belongs to R, और ये सभी के लिए होना चाहिए। For all A belongs to set A। भाई सेट A में जो भी एलिमेंट्स है, सेट A में जो भी एलिमेंट्स है उनकी इमेज खुद के साथ बन रही है। सेट A में जो भी एलिमेंट्स है उनकी इमेज खुद के साथ बन रही है। फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। फिर हम बात करते हैं सिमेट्री की। देखो एज
1 2 belongs to R, as 1 2 belongs to R, but 2 1 not belongs to R. Therefore, R is not symmetric. Therefore, R is not symmetric. ये भी क्लियर हो गया? ठीक है भाई, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए. अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव में क्या होगा? एज ट्रांजिटिव में हम बात करेंगे रिलेशन की. तो रिलेशन क्या है आपका? 1 2 और 2 3 ले लेते हैं. एज 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, but 1 3 not belongs to R. 1 3 not belongs to R. That is, AB belongs to R and BC belongs to R, but AC not belongs to R. Therefore, R is not transitive. Therefore, R is not transitive. Is it clear? ठीक है. Let's move to the next example. Now, next example is example 5. Show, again आपको शो करना है. क्या शो करना है? That the relation R in the set. देखो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ तो ये आपका इंटीजर है. तो z का मतलब क्या? इंटीजर. सेट z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय R इज इक्वल टू, जो इंटीजर का सेट है इसमें दो एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है कि 2 डिवाइड a माइनस बी. मीन्स इंटीजर का जो डिफरेंस होगा वो 2 से डिविजिबल होगा. अब देखो अगर मैं a की बात करता हूँ तो a का जो डिफरेंस होगा 0 होगा और 0 2 से डिविजिबल होता है. तो रिफ्लेक्सिव तो ये है. अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि ए बी, जैसे कि मान लो 2 4 दो इंटीजर है. अब इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 माइनस 4, तो ये आ गया -2. अब ऐसे ही अगर मैं 4 2 ले लेता हूँ तो 4 2 का जो डिफरेंस होगा वो हो गया 2. अब -2 भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि ए बी बिलोंग कर रहा है और बी ए भी कर रहा है, ये भी 2 से डिविजिबल है. इसी तरह से अगर हम लेते हैं 2 4 और 4 6, तो ए बी, इसका डिफरेंस भी देखो 2 से इसका डिफरेंस क्या होगा? 2. यहाँ भी डिफरेंस क्या होगा? 2. तो 2 भी जो है 2 से डिविजिबल है, ये 2 भी 2 से डिविजिबल है. अब AC की बात करते हैं. AC हो गया 2 और 6. AC क्या हो गया? 2 और 6. इसका डिफरेंस क्या होगा? 4. और 4 भी 2 से डिविजिबल है. तो देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की. रिलेशन क्या है आपका? रिलेशन इज बिटवीन टू एलिमेंट which belongs to the integer such that 2 divides their difference. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव. Let a belongs to the integers, which implies a minus a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. a माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. विच इंप्लाइज 2 divides 0, which implies 2 divides 0, and which implies a comma a belongs to R, that is reflexive. ये क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है. अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक में क्या होगा? लेट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है. ठीक है. नाउ ए बी बिलोंग्स टू आर. ए बी आर को बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज 2 divides a माइनस बी. अब अगर बी ए बिलोंग करेगा, देखो अगर बी ए बिलोंग करेगा तो आपको प्रूव करना होगा 2 divides b माइनस ए. 2 divides b माइनस ए. अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? विच इम्प्लाइज 2 divides
माइनस अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी माइनस ए। अब एक बात बताओ, जैसे कि 4,2 आपका ए बी है, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2। आपने इसको लिखा -2 - 4, तो ये हो गया आपका -2। अब भाई -2 अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 भी तो 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि इस -2 को मैं 2 भी लिखूंगा वो भी 2 से डिविजिबल है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब बी माइनस है कि जो भी वैल्यू है माइनस और बी माइनस अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 जो है आपका वो बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। भाई अगर -4 2 से डिविजिबल है तो 4 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर माइनस ऑफ बी माइनस ए 2 से डिविजिबल है तो बी माइनस ए भी 2 से डिविजिबल होगा। और बी माइनस ए 2 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हो गया कि जो आपका बी ए है, जो आपका बी ए है वो आपका आर को बिलोंग कर रहा है। दैट इज आर इज सिमेट्रिक। दैट इज आर इज सिमेट्रिक, कि आर जो है हमारा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए हम ए बी के साथ कंसीडर करेंगे थर्ड एलिमेंट, दैट इज सी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट। देयरफॉर a comma b belongs to r and b comma c belongs to r। अब ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, विच इंप्लाइज 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। और बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, एंड 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ कैन आई से दैट इट इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। क्या आप एग्री करते हो इस चीज से? जैसे कि मान लो ये आपका 2 4 है और ये आपका 4 6 है। ये आपका 2 4 है। अब 2 - 4 कितना हो गया आपका, 2 4। तो 2 - 4 हो गया -2। और 4 - 6 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका -2। अब ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, राइट। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ -2 प्लस -2 तो क्या आएगा, -2 तो -4। तो -4 भी तो 2 से डिविजिबल है। तो अगर a माइनस बी 2 से डिविजिबल है और b माइनस सी 2 से डिविजिबल है तो जो इनका सम होगा वो भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जो इनका सम होगा वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, a माइनस सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइड्स ए माइनस। और इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो ए सी है आपका वो भी रिलेशन को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। दैट इज आर इज आर इज ट्रांजिटिव। इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो हमारा ये गिवन रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। और अगर ऐसा है तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। Hence R is an equivalence relation. Is it clear? ठीक है। Let's go to the next example. Now next example is example 6। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी किया था, एक्सरसाइज 1.1 में। देखो क्वेश्चन क्या है, लेट R be the relation defined in the set A। ये आपका सेट ए है जिसके थ्रू एक रिलेशन बना है। रिलेशन क्या बना है कि सेट ए के कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या है कि बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन। कि जो दो एलिमेंट, जैसे कि या तो आप 2 और 4 के बीच में रिलेशन बनेगा या 2 का रिलेशन 6 के साथ बनेगा। इसी तरह से या तो रिलेशन बनेगा 1 का 3 के साथ या 3 का 5 के साथ या 5 का 7। अब ये रिलेशन अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है कि या तो ये दोनों एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, या तो आपके दोनों एलिमेंट्स इवन होंगे या दोनों एलिमेंट्स ऑड होंगे। वो यही कह रहा है। यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट का जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, या तो दोनों एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑड होंगे या दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, इवन होंगे।
अब आपको क्या करना है, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम इतना क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है फिर उसको देखते हैं, फिर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन सेट इज ए, गिवन सेट इज ए विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, दैट आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट both both a and b are both a and b are either odd और इवन, या तो वो इवन होने चाहिए या ऑड होने चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव, लेट एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। मान लो सेट ए में से हमने एक एलिमेंट ले लिया ए, विच इंप्लाइज बोथ ए एंड ए, both a and a are either odd और इवन। भाई मानते हो इस चीज को, जैसे कि मान लो आपने ले लिया वन, तो वन के साथ वन दोनों क्या है, ऑड। आपने ले लिया टू, टू के साथ टू दोनों क्या है, इवन। आपने ले लिया थ्री। कहने का मतलब ये है कि हर एलिमेंट को जब मैं उसकी इमेज उसके साथ रखूंगा तो या तो वो दोनों एलिमेंट ऑड होंगे या वो दोनों एलिमेंट क्या होंगे, इवन होंगे। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। या तो वो दोनों एलिमेंट्स ऑड होंगे या क्या होंगे, इवन होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ए बिलोंग्स टू द रिलेशन एंड दैट इज आर इज रिफ्लेक्स, दैट इज आर इज रिफ्लेक्स। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होगा, लेट ए बी, हमने ये कहा कि ए बी जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज बोथ ए एंड बी, both a and b are either odd और even। तो या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। क्या मैं इसके लिए ऐसे भी कह सकता हूं, बोथ b and a, both b and a are, भाई बात तो एक ही है कि b and a भी या तो इवन होंगे या ऑड होंगे, दोनों के दोनों। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका b कॉमा a है, अगर a भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को तो b a भी r को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दैट इज आर इज सिमेट्रिक, दैट इज आर इज सिमेट्रिक। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम तीन एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे। ट्रांजिटिव, लेट ए बी सी, let a b c belongs to the set A, that these three elements belong to set A, therefore a b belongs to R and b c। ये आपने गिवन कंडीशन ले ली ट्रांजिटिव। अब विद दिस कंडीशन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इट इंप्लाइज बोथ a and b are either odd और इवन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड बोथ b and c are either odd और इवन। ये बात समझ में आ रही है, आर इवन ऑड और इवन। अब देखो, जैसे कि मान लो ये हो गया 2,4, दोनों इवन है। अब ये इवन है, बी इवन है, तो इसके साथ सी भी आपको इवन लेना पड़ेगा 4,6। अब ए सी को जो देखो, ए आपका क्या है 2 और सी आपका क्या है 6। तो ए सी ये भी दोनों क्या है, तो ये इवन थे, ये इवन थे, तो ए और सी भी क्या इवन है। इसी तरह से देखो, अगर आपने यहाँ ले लिया 1,3,
अब ये दोनों क्या ऑड है, तो बी की जगह अगर 3 रखूंगा तो सी मेरा ऑड होना चाहिए, क्योंकि यही रिलेशन है। तो 3 के साथ आपने ले लिया 5, तो 1 और 5 भी तो ऑड है, तो यही कहा जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि ये दोनों भी ऑड या इवन है और ये दोनों भी ऑड या इवन है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट बोथ ए एंड सी, both A and C are either even और odd। तो जो A और C है ये भी आपके क्या होंगे, या तो इवन होंगे या क्या होंगे, odd होंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एंड which implies AC belongs to R, that is R is transitive, that is R is transitive। और अगर ऐसा है तो hence R is an equivalence relation, hence R is an equivalence relation। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट। सबसेट क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज देखो ये जो सारे एलिमेंट है 1 3 5 7 वो इस सेट में है, तो ये सबसेट है ए सेट का। आर रिलेटेड टू ईच अदर, आपको कहा जा रहा है जितने भी एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6 ये भी इसका सबसेट है, और इसके भी सारे एलिमेंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सबसेट 2 4 6। अब देखो इसका मतलब क्या है भाई, ये सारे के सारे क्या है, ऑड है। तो ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि इस सबसेट में से कोई भी मैं 2 एलिमेंट लूंगा तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे, ऑड होंगे। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स इवन है, तो यहां से भी मैं कोई भी 2 एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन में रखूंगा तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इवन। तो ये दोनों जो है इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों सबसेट। लेकिन अगर आप यहां से इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाओगे, तो एक एलिमेंट यहां से लोगे और एक एलिमेंट यहां से लोगे, तो आप देखोगे एक आपका ऑड आएगा एक आपका इवन आएगा, तो रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये दोनों जो है आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसके एलिमेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं, इस सबसेट के एलिमेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं। बस यही आपको यहाँ पर प्रूव करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यही आपको क्या करना है, शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ 1 3 5 7, अगर मैं सबसेट 1 3 5 7 की बात करता हूं तो इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये जो सबसेट है वो अपने आप से क्या है, रिलेटेड है। व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ऑड, ऑल ऑफ देम आर ऑल ऑफ देम आर ऑड। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इस सेट की बात करते हैं, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी। ये हो गया आपका 2 4 6। अब ये जो सबसेट है, ये जो सबसेट है इसके लिए भी आप क्या कहोगे, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, is related to itself। Why? Because all of them are even, because all of them are even। फिर जो इसका जो थर्ड केस है, उसमें क्या बात की जा रही है, 1 3 5 7 is not related to 2 4 6, is not related to 2 4 6। Why? Because all elements of 1 3 5 7 are odd, all elements of subset 1 3 5 7 are odd, right? And all elements of
all elements of 2, 4, 6 are even. All elements of 2, 4, 6 are even. ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो आपकी जो कंडीशन है दैट इज देयरफॉर कंडीशन ऑफ given relation, that is both elements either be even or odd, not satisfied. Not satisfied. ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां तक हमारे एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 6 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल 7 से, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो जो भी रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो सारे के सारे 17 एग्जाम्पल है इस चैप्टर में टोटल। तो मेरी कोशिश यही होगी कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लें। सो गाइस, दिस इज फॉर टुडेस क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ you like this class, then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you get the regular notification of my classes. Thanks and have a great day.